तो हम पिछली क्लास में थे, हमने 19 सूरज स्प्लिट। क्या था सूरज स्प्लिट का कारण? मॉडरेट चाहते थे कि रास बिहारी बोस प्रेसिडेंट बने, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बने, ठीक है, या फिर बाल गंगाधर तिलक। एक इशू और था कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो बंगाल तक सीमित रहे या पूरे पैन इंडिया बनाया जाए। तो मॉडरेट चाहते थे बंगाल का कॉज है बंगाल तक सीमित रहो, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे पूरा पैन इंडिया मूवमेंट बनाओ, ठीक है। इसके ऊपर भी टसल थी। फिर दोनों में जूते चप्पल बरसे, सूरत स्प्लिट हुआ और 1906 से लेकर जब तक बाल गंगाधर तिलक जेल में रहे, 1907 से लेकर 1915 के करीब तक ही वाज इन जेल। तो अगर आप देखेंगे जेल में डाल दिया गया था इन्हें। तो जेल में डालने के बाद जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें एक्सट्रीमिटी खुद बहुत दिनों तक खत्म हो गई। और यहां पर हम देखेंगे राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, वी विल सी। जैसे लॉर्ड हार्डिंग पे रास बिहारी बोस ने बम फेंक दिया, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस हुई, ठीक है, विच इज इंस्पायर बाय वीर सावरकर, और फिर उन्हें काला पानी की जेल होती है, वी विल सी। एक साथ ही ये लीनियर देखेंगे, दो टॉपिक मुझे पता है, एक वॉर्स और एक आपका एक्सट्रीम नेशनलिज्म, एक साथ देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। पहले मेन स्ट्रीम में पढ़ा दूं, ठीक। तो नासिक कॉन्स्पिरेसी क्या है, वी विल सी। अब 1907 से लेकर 1916 तक, गांधी 1915 आए, लेकिन एक साल तो उन्होंने पूरा देश ही भ्रमण किया। वी विल सी द पर्सनैलिटी ऑफ गांधी। तो 1907 से 1916 तक जब तक सूरत स्प्लिट रहा, और वो जाके वो जो बीच में दरार आई है वो पटती है लखनऊ पैक्ट, 1916 का लखनऊ पैक्ट। पैक्ट का मतलब संधि। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट फिर दोबारा 1916 में साथ आते। अब अगर 1907 से 1916 तक देखें तो कांग्रेस का ये जो अभी तक कांग्रेस राइजिंग थी वो 1907 के बाद 1916 तक डाउनफॉल पर रहा, जब तक गांधी नहीं आए। कांग्रेस की जो पॉलिसी थी वो एलीट क्लास तक सीमित थी, मिडिल क्लास तक सीमित थी, वो ट्रेडर क्लास तक सीमित थी, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले और उनका सेवा सदन, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, वो खाली प्ली एंड पेटिशन में लगा हुआ था, और एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं था कांग्रेस का, ठीक। चलिए 1905 में पार्टीशन ऑफ, इसमें जो मित्र मेला ये हम देखेंगे ऑल टुगेदर इन एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मतलब मिलिट्री एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं आप इन्हें, मिलिट्री एक्सट्रीमिस्ट जो बंदूक की नोक पे आजादी लेना चाहते थे। 1905 पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। 1906 में एक एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट की ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था जुगांतर, यानी न्यू युग की स्टार्टिंग, इसे जुगांतर कहते थे। ये सब देखेंगे ऑल टुगेदर। नेक्स्ट, हिंदू डोमिनेटिंग जो पार्टी थी उसके साथ हिंदू डोमिनेशन पार्टी कहती थी कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, मुस्लिम से अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ढाका में बनाई गई और ढाका में इसका मेन गोल क्या था, इंडिपेंडेंस देना और डेमोक्रेसी लेके आना अमंग द मुस्लिम्स, मुस्लिम को वेस्टर्न एजुकेट करना, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेट करना, और साथ के साथ जो हिंदू रन गवर्नमेंट है, मोस्टली ब्यूरोक्रेसी हिंदूज की है, उसमें मुस्लिम्स को भी उनका शेयर देना, ठीक है, जो आज भी है। आज भी देखें जो इंटेलेक्चुअल क्लास है मुस्लिम्स में वो यही कहती है कि भाई ये लड़के पढ़े लिखे सिविल सर्विस जाए, लॉयर बने। अगर मान लो किसी पर्टिकुलरली जाति या फिर धर्म के साथ कोई एट्रोसिटी तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो तीन तरह के लोग हो सकते हैं। एक मॉडरेट कहेगा पढ़ो लिखो टॉप पे पहुंचो, किसी के साथ एट्रोसिटी हो तो तुम इतने अच्छे लॉयर होने चाहिए कि अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सको, इतने अच्छे मीडिया पर्सन होने चाहिए कि अगर कहीं भी एट्रोसिटी हो रही है तो आप उसे कवरेज दे सके, इंटरनेशनल फ्लोरी बना सके।
आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट हो तो आपके एक सिग्नेचर से लाखों की जिंदगी चेंज होती है, तो आप ऐसे किसी गलत चीज पे सिग्नेचर ही ना करें। आप अगर एक प्रोफेसर हो तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को इंस्पायर करें। आप अगर एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो अपनी कम्युनिटी के कॉज के लिए फंड करें। ठीक है, तो ऐसे एक पूरा एक सोसाइटी डेवलप होती है। तो आज भी देखा होगा कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल जो सच के इंटेलेक्चुअल हैं वो इसी पढ़ाई लिखाई में बिलीव रखते हैं। दिस इज ना मॉडरेट तरीका, यानी गरम नरम दल वाला तरीका। एक्सट्रीमिस्ट क्या कहता है? प्रोटेस्ट, शाहीन बाग, तो उसमें बिलीव रखता है। शाहीन बाग का जो तरीका है इट इज एक्सट्रीमिस्ट। उसी जगह कुछ मिलिटेंट टेररिस्ट है, हम यहां पे तो नेशनलिस्ट नहीं कह सकते, मिलिटेंट टेररिस्ट है जो बंदूक की नोक पे बिलीव रखते हैं, दंगे करने वाले। हाँ, नू मेवात कब हुआ था उसे आप दूसरे ग्रुप में ले सकते हो। तो हमेशा समाज में तीनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, समझ में आया? तो आप ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे समाज में अभी नहीं है, हमेशा समाज में प्रेजेंट होते हैं तीन विचारधारा के लोग। आप किसे अच्छा मानते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं आपको बताऊं मॉडरेट कम ही फेमस होते हैं दुनिया में, ये दुनिया का दस्तूर है। 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया, बताया था हमने। 10 मई को वीर सावरकर, विनायक सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे। इन्होंने ही 1857 को पहली बार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, वीर सावरकर ने। ठीक है, वीर विनायक सावरकर, दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर दोनों भाई थे आपस में। चलिए एक मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस होगा, ये सारे देखेंगे किस तरह से डीएच किंग्सफोर्ड पे इन्होंने बम फेंक दिया। बम इस पे फेंका था, मर गई उसकी दो वुमेन्स, एक साली थी एक बीवी थी, ये मरा नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को फांसी होगी, एक सुसाइड कमिट कर लेगा, एक खुद को ही फांसी दे देगा। इन सबको छोड़ो, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी ये सब देखेंगे हम। एक लंदन में थे मदन लाल ढिंगला, बहुत बड़ी फैमिली के थे, कर्जन विली नाम के लेफ्टिनेंट कर्नल थे, कर्जन विली। अब ये इतने इंस्पायर थे नेशनलिस्ट मूवमेंट से लेकर, वीर सावरकर से लेकर, इतने इंस्पायर थे, इन्होंने लंदन में इन्हें गोली मार दी इसे। और ढिंगरा बहुत बड़ी फैमिली से आते थे, ये वो लोग थे, इनकी जो फैमिली थी वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट थी। बिना माँ बाप को बताकर इन्होंने गोली मार दी। अब जैसी गोली मारी पूरा फुरेरे हो गया। मदन लाल ढिंगरा को उस समय सुसाइड अटेम्प्ट करे लेकिन फेल हो गए, फिर 17 को इन्हें फांसी दे दी गई मदन लाल ढिंगरा को। अच्छा, मदन लाल ढिंगरा को आजादी के बाद भी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुरस्कार दे रही थी, इनकी फैमिली तब भी अवार्ड लेनी नहीं आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सच अ लॉयल पर्सन टू ब्रिटिशर्स। इनका कहना था मदन लाल ढिंगरा ने गलत किया है, उसका क्या लेना देना था, और अंग्रेजों ने हमें क्या बिगाड़ा था, इस आदमी की क्या गलती थी, इसे क्यों गोली मार दी गई। अरे मदन लाल ढिंगरा इतने इंस्पायर्ड थे वीर सावरकर की कहानियों से, गोली मार दी इन्होंने। लंदन पढ़ने भेजा था, वहां जाके गैंग ज्वाइन कर लिया, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली। मैं कह रहा हूं ना, अवार्ड लेनी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बारी बात छोड़ो तुम, चलो बाद में ये सब कहानी बाद में देखेंगे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, और फिर सीधे आ जाते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए। क्या है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, कर लिए क्या हमने? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स रह रहा है। चलिए ये कॉन्स्पिरेसी एक साथ देखेंगे हम, वीर सावरकर इनकी। 1911 ये सब सावरकर एंड ऑल देखेंगे, बड़ी उसमें फोर फ्रंट में है बीबीसी। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया, जॉर्ज द फिफ्थ जो है उनके लिए दिल्ली दरबार लगाया गया। और इसी समय ब्रिटिश लोगों ने अपनी कैपिटल कलकत्ता से कहां शिफ्ट कर दी? दिल्ली। क्या रीजन था इसके पीछे, क्या रीजन था?
Why they have shifted the capital from कलकत्ता to Delhi? बंगाल से ही सारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था अभी तक, सारा तो नहीं लेकिन मोस्ट, जो जहां पर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे थे, युगांतर जैसी पार्टी कहां बन रही है, या फिर महाराष्ट्र में सावरकर ब्रदर्स, बंगाल में युगांतर, ये नेशनलिस्ट जो वेव थी वो सबसे ज्यादा बंगाल में प्रोपेल्ड थी, इसलिए शिफ्ट करी गई दिल्ली कैपिटल 1911 में, इसीलिए दिल्ली दरबार लगाया गया। इसी में थे लॉर्ड हार्डिंग, नाम सुना है लॉर्ड हार्डिंग? जब गांधी आए साउथ अफ्रीका से इंडिया तो लॉर्ड हार्डिंग से भी मिले थे। लॉर्ड हार्डिंग पे रास बिहारी बोस ने बम फोड़ दिया था, बेचारे महावत प्यारे थे, दिल्ली आए तो दिल्ली दरबार लगा हुआ है, तो आ रहे थे तो रास बिहारी बोस थे, लाल नहीं रास बिहारी बोस, उन्होंने इस पर बम फोड़ दिया। खैर किंग हार्डिंग तो मरे, हार्डिंग कह रहे हैं, लॉर्ड हार्डिंग तो मरे नहीं, उनका जो महावत था वो एक हाथ से टुंडा हो गया, उसकी मौत हो गई थी। लॉर्ड हार्डिंग को थोड़ी बहुत चोटें वोटें आई। चलो, तो यही दिल्ली दरबार का केस है। चलिए, यही और इसी कॉन्स्पिरेसी केस को दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। 1913 को गदर पार्टी फॉर्म हुई, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी फॉर्म करी, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में। एक्चुअली में कनाडा में, और आप वेस्ट कोस्ट यूएसए देखेंगे, यहां पर तब भी और आज भी बहुत सारे पंजाबी रहते हैं, ठीक है। ओटावा और इधर आप वेस्ट ऑफ कनाडा आ जाइए और वेस्ट ऑफ यूएसए आ जाइए, सैन फ्रांसिस्को वाला जो एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे कैनेडियंस रहते हैं, मतलब बहुत सारे पंजाबी रहते हैं। और ये पंजाबी गए क्यों थे? ये पंजाबी गए थे फॉर इंडेंचर लेबर, यानी वहां की एग्रीकल्चर फील्ड में खेती करने के लिए, ठीक है। तो 1913 में ऐसी थर्ड जनरेशन जो पंजाबी वहां गई हुई थी, उन्होंने गदर पार्टी फॉर्म करी थी वहां। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट में काफी इंपॉर्टेंट पार्टी रहेगी बीवीसी। रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिल गया, गीतांजलि थी इनकी, गीतांजलि के ऊपर ही गॉट द नोबेल प्राइज 1913 में। चलिए, यहां पर अब देखिए 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट होने वाली है। क्या स्टार्ट होने वाली है? वर्ल्ड वार फर्स्ट होने से पहले एक दियोबंदी जो लीडर्स हैं, बहावी इस्लाम है, अब ये समझ लो बहावी इस्लाम, दियोबंदी लीडर्स जो हैं, उन्होंने ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए एक तरह का मूवमेंट स्टार्ट करा जिसे रेशमी रुमाल तहरीक कहते हैं, आल्सो नोन एज सिल्क लेटर मूवमेंट। और सिल्क लेटर मूवमेंट में दियोबंदी लीडर्स ने कांटेक्ट किया ओटोमन टर्क्स से, जर्मनी से और अफगानिस्तान से, कि हम एक एग्जॉटिक अलायंस बनाएंगे और एग्जॉटिक अलायंस बनाकर जो ब्रिटिशर्स हैं इन्हें यहां से खत्म कर देंगे। इसी मूवमेंट, अच्छा ये जो क्या करा था, कागज पे नहीं सिल्क के क्लोथ पे लिखा जाता था सारी बातें जो थी, इसलिए इसे रेशमी रुमाल या फिर सिल्क लेटर मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। लाला हरदयाल ने एक पार्टी बनाई थी, कहां? सैन फ्रांसिस्को में। प्लस जो यहां पर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, प्लस जो रेशमी रुमाल मूवमेंट है, साथ के साथ इन सब को सीरीज ऑफ प्लान को हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी। और बंदो घोष, इन सब लोगों ने हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी, यानी एक 10 इंडिया रेबिलियन होगा ब्रिटिश राज के खिलाफ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और इसे कौन सपोर्ट करेगा? वो नेशनलिस्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी जो है, प्लस जर्मनी में जितने भी इंडियन नेशनलिस्ट रहते हैं, वो सब इसे फ्यूल करेंगे। दिस इज नोन एज हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी। नहीं समझ में आया? जो जर्मनी में नेशनलिस्ट रहते हैं, अरे हमारे इंडियंस पहले भी बहुत बाहर रहते थे, आज भी रहते हैं। और वो बंदो घोष फ्रांस में रहते थे। और बंदो घोष, लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में रहते थे, वीर सावरकर लंदन गए हुए थे पढ़ने, ठीक है। तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। चलो आ जाते हैं 1915। सब देशक हिंदू सभा, ऑल इंडिया हिंदू सभा बनाई गई, एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू सभा ड्यूरिंग द हरिद्वार कुंभ।
यहां पर ऑल इंडिया हिंदू महासभा बनाई गई। इसी विषय में गदर कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है, रेशमी रुमाल मूवमेंट भी चल रहा है। साथ के साथ पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट इंडिया की बनाई गई काबुल में, और इसमें महेंद्र प्रताप को प्रेसिडेंट बनाया गया, मौलाना बख्तुल्लाह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब ये क्या है, जैसे हमने तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई धर्मशाला में, इसी तरह रेशमी रुमाल मूवमेंट के करीब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ऐसी हमारे हिंदू नेशनलिस्ट ने, और मतलब जो इंडियन नेशनलिस्ट है, में हिंदू भी है मुस्लिम भी है, उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली अपनी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान तो आजाद था ना, तो यहां पर एक सीट बैठाकर यहां पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज नोन एज, हमने तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल कैसे बना रखी है धर्मशाला में। तिब्बतियन गवर्नमेंट नहीं है, मकलौडगंज कैपिटल है उनकी, मैकलॉडगंज जो भी है, हमने नहीं बना रखी धर्मशाला में। पता नहीं तुम्हें, दलाई लामा नहीं जानते हो, धर्मशाला नहीं रहते हैं वो। तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल नहीं है। गवर्नमेंट तो यही कह रही है, पता नहीं तुम्हारा मानते हो कि नहीं मानते हो। गवर्नमेंट तो यही कह रही है तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, एग्जाइल में है धर्मशाला में। तो ऐसे ही इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल मतलब यही समझ लो कि प्रोविजनल कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इसमें ब्रिटिशर्स खत्म होंगे, हमने प्रोविजनली अफगानिस्तान काबुल में बनाई है, फिर हम कहा आएंगे, दिल्ली। खैर ये सारे सपने सपने रह गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश जीत गए, ठीक है। तो इसमें देखो, एक जाट लीडर महेंद्र प्रताप प्रेसिडेंट बनाए गए, और एक मुस्लिम लीडर मौलाना बरकतुल्लाह प्राइम मिनिस्टर बने। हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाता है ये, ठीक है। प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। चले, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आ गए। अब यहां तक हम पढ़ लेते हैं, महात्मा गांधी ले आते हैं। चले, तो सारी स्टोरी महात्मा गांधी के लिए बताई थी। तो कम टू महात्मा गांधी। इससे पहले हम देखेंगे 1907 से जो भी ये रहे हैं गदर मूवमेंट, और ये इनको डिटेल में देखेंगे। रेशमी रुमाल मूवमेंट, गांधी को लाने थे तो गांधी ले आते हैं। पहले नेशनल पॉलिटिक्स की जो स्ट्रीम लाइनिंग है उसे खत्म कर देते हैं, ठीक। तो महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के बारे में बात करी जाए तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ठीक है। लंदन गए थे सितंबर 1888 में, लंदन गए हुए थे पढ़ने। और लंदन किस चीज की पढ़ाई करी थी? बैरिस्टर की। लंदन लॉ पढ़ने गए थे। तो लॉ में जो बार के लोग होते हैं उन्हें बैरिस्टर कहते हैं। लंदन की लॉ की डिग्री इज नोन एज बैरिस्टर, जैसे हमारे यहाँ बार होता है, एक ही चीज है। अब लंदन से पढ़ के आए, काफी एक वेल ऑफ फैमिली से थे, ट्रेडर क्लास से आते थे। इनके जो फादर थे बहुत बड़े ट्रेडर क्लास से आते थे, और मुंबई आके सेटल हो गए। तो गोपाल कृष्ण गोखले की एक फर्म थी, वहां पर अपना लॉ प्रैक्टिस करते थे मोहनदास करमचंद गांधी। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका अभी गए नहीं है। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जो रिपैट्रिएटेड थे फ्रॉम द वे बैक, और एक गिरमिटिया लेबर यानी इंडेंचर लेबर की तरह साउथ अफ्रीका के प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जाते थे। यानी जहां शुगर केन की खेती हो रही है, जहां कॉटन की खेती हो रही है, जूट की, कोपरा की, इन सब की खेती जहां हो रही है, तो साउथ अफ्रीका चले जाते थे। तो साउथ अफ्रीका में बहुत सारे एरिया थे, पिटोरिया था, डरबन का एरिया, जोहान्सबर्ग का एरिया, इन सब एरिया में बहुत सारे साउथ इंडियंस रहते थे जो साउथ अफ्रीकन बन चुके थे, और उनकी 3rd 4th जनरेशन हो चुकी थी। अब इनमें तो कुछ ऐसे भी थे जो मुस्लिम मर्चेंट थे, जिन्हें मैनन कहते हैं। वो मैनन भी यहाँ पर बहुत सारे होते थे, और ये मुस्लिम मर्चेंट जाते थे केरला कोस्ट से, आप कर्नाटका कोस्ट से, तो काफी मुस्लिम्स भी और हिंदू भी यहाँ पर साउथ अफ्रीका में रहते थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में उस समय अपार्थाइड लॉज थे बहुत सारे, यानी रेशियल लॉज नोन एज अपार्थाइड लॉ। और रेशियल लॉ के कारण वहां के जो हिंदू थे या मुस्लिम थे, यानी जितने भी इंडियंस थे, दे आर आल्सो ऑप्रेस्ड। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी, पहले तो उन्हें बता दे फिर महात्मा कहे, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे नेल्सन मंडेला,
उन्होंने अपना एंटी एपरथाइड मूवमेंट स्टार्ट करा, तो पहला रेफरेंस गांधी जी को दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका कहना था कि अगर कोई दुनिया में सबसे ग्रेट पर्सनैलिटी रही है तो महात्मा गांधी है। इवन बराक ओबामा 8 साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रहे, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रहे, और उन्होंने अपने ऑफिस में हमेशा महात्मा गांधी को लगाए रखा। तो ही वॉज ए ग्रेट पर्सनैलिटी। जब मुंबई में थे तो साउथ अफ्रीका से एक फोन आया उनके पास, उनका नाम, फोन क्या आया, तार आया, उसका नाम था दादा भाई अब्दुल्ला। यानी एक खोज खबर आई कि भाई महात्मा, कोई हमें बैरिस्टर ऐसा चाहिए जो इंग्लिश लॉ में अकीन हो, उसकी नॉलेज हो, और यहां पर जो हमारी ट्रेडर क्लास है, हिंदूज और मुस्लिम की, एंड पर्टिकुलरली मुस्लिम्स की, उस ट्रेडर क्लास को रिप्रेजेंट कर सके। यहां पर कोर्ट केस तो होते हैं लेकिन हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमें इंग्लिश बैरिस्टर रखने पड़ते हैं, हमें कोई ऐसा इंडियन बैरिस्टर चाहिए। और सिंपल सी बात है, इंडिया में इंडियंस लॉ पढ़ने वालों की तब बहुत पूछ होती थी, अब तो लॉयर और लायर एक हो गया है, ठीक है, तब बड़ी पूछ होती थी उनकी। इसलिए पूछ होती थी कि इंग्लिश लॉ में पढ़ा कौन है, आज तो दुनिया पड़ी हुई है इंग्लिश लॉ में, खाली इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस ही तो सीखता है। तब बहुत बड़ी बात होती थी लॉ पढ़ना, वो भी इंग्लिश लॉ पढ़ना, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या पता होगा, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा घेंटू लॉ पता थे या फिर शरीयत लॉ पता थे। तो इंग्लिश लॉ पढ़ना बड़ी बात होती थी। तो ये हुआ कि भाई कोई लेटर भिजवाया गया, तार भिजवाया गया कि किसी को भेजिए, तो कहा गया गांधी जी को हायर करा गया कि दादा अब्दुल्ला के बेसिस पे दादा अब्दुल्ला इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड करेंगे, उन्हें साउथ अफ्रीका बुलाएंगे और साउथ अफ्रीका बुलाकर ही विल फाइट फॉर इंडियंस। वो इंडियन ट्रेडर्स और इंडियंस जो वहां पर सबाल्टर्न क्लास है उसके लिए, ठीक है। 3rd 4th जनरेशन रहती है साउथ अफ्रीका में। मैं ये और बता दूं आपको, 1893 की बात है, साउथ अफ्रीका में गांधी अराइव हुए 1893 की बात है, ठीक है। और किसको रिप्रेजेंट करने गए? दादा अब्दुल्ला की फर्म को। दादा अब्दुल्ला की एक कंपनी थी, और इन्हें इसलिए बुलाया गया कि ही वाज वेरी अकीन एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश एज वेल एज इंग्लिश लॉ। जब ये दादा अब्दुल्ला की फर्म में जा रहे थे तो उन्होंने क्या करा, डरबन से प्रेटोरिया, एक जगह है प्रेटोरिया, क्या नाम है, डरबन से प्रेटोरिया ट्रेन ली, डरबन से प्रेटोरिया। लेकिन जब डरबन से प्रेटोरिया इन्होंने ट्रेन ली तो फर्स्ट क्लास टिकट ले रखा था, और टिकट भी वो अलग बात है कि इनको फर्स्ट क्लास टिकट लेने में कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन साउथ अफ्रीका वालों ने किसी भी इंडियंस को या किसी भी अश्वेत आदमी को, यानी ब्लैक आदमी को, कभी भी फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट लेते हुए नहीं देखा था। तो टीटी इनके पास आया, और टीटी आने के बाद उसने कहा कि भाई यू ब्लैक, तेरे पास ये टिकट कहां से आया? तो गांधी जी ने कहा मैंने खरीदा है भाई, मेरे पास टिकट है, लो टिकट देखो। तो ने कहा ये कोई यहां पर कोई भी ब्लैक फर्स्ट क्लास एसी टिकट नहीं खरीद सकता ट्रेन का। तो ने कहा पहली बात तो मैं ब्लैक नहीं हूं, ब्राउन हूं, देखो ब्लैक नहीं हूं। सच बात है, यही बात थी। उन्होंने कहा मैं ब्लैक नहीं हूं, ब्राउन हूं। यू डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर्स, यू कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडेड है क्या? गांधी जी ने जब ये बात करी तो वो गुस्सा हो गया। नहीं, सच बात थी, उन्होंने कहा मैं ब्राउन हूं, मैं ब्लैक नहीं हूं। फिर भी वो माना नहीं। उसने कहा जल्दी से या तो 3rd क्लास में चला जा, यही तो, नहीं तो उठा के फेंक देंगे। गांधी जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, इन्हें उठा के फेंक दिया गया। फिर तो ये बाद में ट्रेन, ये पूरी फिल्म में नहीं है, फिर दूसरी बार ये टिकट लेने जाते हैं फर्स्ट क्लास का, ये भी जिद्दी है, फिर फर्स्ट क्लास में ही बैठेंगे। वो टिकट वाला मना कर देता है टिकट देने से कि भाई फर्स्ट क्लास का टिकट यहाँ पे कोई अश्वेत लोगों को नहीं दिया जा सकता, सीट नहीं मिलती। तो 3rd क्लास का टिकट लेते हैं, 3rd क्लास टिकट में भी ये बैठ नहीं पाते। तो ये जो आपने देखा होगा ट्रेन की
जहां चढ़ते हैं तो उस पर बैठकर फिर प्रिटोरिया जाते हैं। प्रिटोरिया जाकर ये मिलते हैं दादा अब्दुल्ला से और सारा वाक्या बताते हैं। तो दादा अब्दुल्ला बैठ के इन्हें बताते हैं कि भाई आपको नहीं पता है कि यहाँ पर इंडियंस और आश्वेतों के साथ यानी ब्लैक्स के साथ क्या क्या प्रताड़ना होती है। 1894 की बात है। गांधी जी कहते हैं कि ऐसे तो हम अगर संगठित नहीं रहेंगे, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे, तो हमारे कॉज कौन रखेगा। और संगठित रहने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब लोग को साथ लेके आए। इसलिए 1894 में इन्होंने साउथ अफ्रीकन, लिख लो, इन 1894 ही फाउंडेड नटल इंडियन कांग्रेस। नटल इंडिया कांग्रेस, कांग्रेस समझते हो ना, एक संगठन। कांग्रेस का मतलब ही संगठन होता है। एक नटल इंडियन कांग्रेस बनाई एंड बिकम इट्स फर्स्ट सेक्रेटरी। तो गांधी हो या गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग हैं, शुरुआत में ये वो लोग हैं जिन्हें हमेशा ब्रिटिशर सेंस ऑफ जस्टिस पे हमेशा बिलीव था, हमेशा से। इवन बोर्स वॉर हुए थे 1899 में, ऐसी हम बता देते हैं आपको। उस बोर्स वॉर में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया गांधी जी ने। एक बोर का इलाका था जहां बोर किंगडम होता था बेटा, साउथ अफ्रीका में बोर किंगडम था, BOER। और बोर किंगडम वाले लोग, वहां पर गोल्ड की बहुत माइनिंग होती थी। ये जो बोर का ही एरिया था, एक सुना होगा ट्रांसवाल, एक एरिया का नाम है, प्रोविंस का नाम है ट्रांसवाल। वहां पे गोल्ड बहुत ज्यादा मिला, उसकी माइनिंग होती थी। तो किसी तरह से ब्रिटिशर्स ने एक प्लॉट रचा कि बोर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए। ओवरथ्रो करने के लिए आर्मी का यूज करा, काफी एसिसिनेशन हुए बोर लोगों के। गांधी जी का कहना था, मैंने वैसे तो ब्रिटिशर्स का साथ दिया है, लेकिन मेरा दिल अभी भी बोर लोगों के साथ है। खैर, गांधी जी को इसलिए बोर वॉर में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए मेडल भी दिया गया। तो शुरुआत में गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग हो या महात्मा गांधी हो, दे बिलीव इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। इनका कहना था ये सिविलाइज्ड लोग हैं, ये लोग मानते थे, ये लोग मानते थे कि ये सिविलाइज्ड लोग हैं। ये बस ये जो ऑफिसर भेजते हैं ये करप्ट है, ये अनसिविलाइज्ड, ये हमें अनसिविलाइज्ड मानते हैं। और ये मानते थे कि ब्रिटिशर सेंस ऑफ जस्टिस में कि ब्रिटिशर्स रहेंगे तो इंडिया में कुछ अच्छा करके जाएंगे। आगे चलते हैं तो बहुत सारी एट्रोसिटी हुई। तो 1906 में एक नया लॉ पारित हुआ। उस लॉ का नाम था कि जहां कोई भी इंडियन जा रहा है तो उसे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना था। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उसके पापा का नाम, उसकी बच्चे कितने हैं, कहां वो रहता है, इन सब की डिटेल होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका में यार, सब साउथ अफ्रीका चल रहा। गांधी अभी 1915 आएंगे, प्रवासी भारतीय दिवस तभी मनाया जाता है 14 जनवरी। गांधी आए थे ना इंडिया, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 1906 की बात है कि एक लॉ पास हुआ कि जितने भी इंडियंस हैं उन्हें अपने साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं हुआ तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा या उन पर फाइन लगेगा। गांधी जी ने कहा कि भाई ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये हर समय जो अपने जेब में लेके चलना पड़ता है, ये हमें अस्मिता से अलग बनाता है। दूसरी बात है, हम उसे या तो गले में टांग के चलते हैं या फिर पॉकेट में रख के चलते हैं, खो गया तो हमें जेल जाना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखा जाए तो ह्यूमैनिटीज के लॉ के अगेंस्ट है। ये हो सकता है जंगल का लॉ हो, लेकिन ह्यूमन लॉ में इसकी कोई प्राथमिकता नहीं है, ये एक्सेप्टेड नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जंगल के लॉ और ह्यूमन लॉ अलग अलग होते हैं। जंगल में तो माइट इज राइट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जब हम ह्यूमन सिविलाइजेशन या ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पे ह्यूमन लॉज ही लगते हैं और तभी वो हमें सब सिविलाइज्ड बनाते हैं। तो गांधी जी का यही कहना था कि ये सिविलाइज्ड लॉ नहीं है, ये व्हाइट और ब्लैक्स को अलग करता है, ये हमें डिस्क्रिमिनेट करता है। तो 1908 में गांधी जी ने इसके लिए कैंपेन स्टार्ट करा और इसी में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट थे उन्हें आग में डाल डाल के इन्होंने जला दिया। ये उसी का सीन है। The first step towards changing our status is to eliminate this difference between us.
You're right, Rajay, but we have much to learn about Henry Mann. To help us light up the sky दादा and अब्दुल्ला the ही है। minds of the British authorities with our defiance of this injustice. We will now आपको burn the यकीन होना चाहिए कि गांधी जी का पहला ऑफिस एक मस्जिद की बेसमेंट थी, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम सिंक्रेटिज्म देखो, इसलिए आदमी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करी, क्योंकि वो उनके बीच में रहा और देखा कि भाई इंसान तो एक ही है, धर्म तो अलग है, भगवान को मानने का तरीका अलग है, वो भी प्राइवेट है। our committee and its supporters. जन्म हुआ था वैसे इनका। अब 1909 में गांधी जी को अरेस्ट किया गया, 1908 में गांधी जी को अरेस्ट करा गया, 1909 में फाइनली गांधी जी ट्रेवल टू लंदन, और ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट था इट वाज रिपील्ड, द रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज रिपील्ड। गांधी जी ने कहा कि भाई हमें जरूरत है एक संगठन की, और बात यह है गरीब लोगों को जब आप मूवमेंट के लिए बुलाते हो, मतलब पूरी दुनिया में आप ये देखो एक नया तरीका प्रोटेस्ट का, एक नया तरीका गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का, एक नया तरीका अपनी बात, या कहीं अगर एट्रोसिटी हो रही है तो उसे बताने का, पहली बार, वरना फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो गिलेटिन होता था, और उसके बाद आप देखो किस तरीके से जो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट आई, डिक्टेटरशिप को हटा के डिक्टेटरशिप आई, द रेन ऑफ टेरर। तब पहली बार एक ऐसा तरीका बताया गया जिसमें बात करी गई कि हृदय परिवर्तन होना चाहिए, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। और ऐसा नहीं है वो आदमी पावरफुल नहीं है, उसने अपने आप को बहुत पावरफुल बनाया है। एक बार जब ये मुंबई आए, दोबारा लौटते हुए आए, तो लौटते हुए पूरे ट्रेन उससे आ रहे थे, शिप से, जहाज से, पानी के जहाज से, पीएनओ का जहाज था, यानी पेनिनसुला एंड ओरिएंटल जो शिपिंग कंपनी चलती थी उसका जहाज था। पीएनओ कंपनी के जब जहाज से आया तो पूरी भीड़ लगी हुई थी रिसीव करने। पटेल मिले, नेहरू मिले, पटेल रिसीव करके गए थे उन्हें, पटेल के साथ टांगे पे बैठ के आए हैं गांधी जी। तो वो आदमी जिसका इतना सपोर्ट है, वो भी तो ऐसा थोड़ी ना कि वो एक्सट्रीमिटी नहीं कर सकता। तो एक नया तरीका देना दुनिया को ऑल टुगेदर, वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब आप ट्रुथफुल हो, तो आप इसका आग्रह तब तक हटी बने रहो जब तक आपकी बात ना मानी जाए, चाहे उसमें फास्ट टू डेथ ही करना पड़े, भूखा हड़ताल करना पड़े। और नॉन वायलेंस, कभी भी वायलेंस को सपोर्ट ना करना, क्योंकि गांधी जी का करना था वायलेंस वो करता है जो डरा हुआ है अंदर से। ये उसी तरह है, किसी एक बच्चे ने थप्पड़ मार दिया आपको, अगर आप ज्यादा पावरफुल हो तो बच्चे को कहोगे चल बेटा ऐसा नहीं करते, और आप डरपोक हो तो छूट के थप्पड़ मार दोगे। डरा हुआ आदमी वायलेंस करता है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। और ये कोई नहीं कह रहा गांधी जी एक थप्पड़ मारो दूसरा गाल आगे करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बात यह है, गांधी जी ने कहा कि भाई ये जो लोग हैं उन्हें कैसे इकट्ठा किया जाए। तो गांधी जी राइटली सो उन्होंने कहा ये गरीब लोग हैं, गरीब घरों से आते हैं, 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो उनको कहां से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कहां से उन्हें खाना खिलाएंगे, क्या होगा। तो गांधी जी ने कहा कि भाई हमें एक जगह की जरूरत है, उसे घर का हो, आप आश्रम का हो या कुछ भी का हो, जहां पर लोगों के बच्चों को पढ़ाया जा सके, और जो बहनें और माताएं हैं यानी कि घर में जो लोग हैं उनको जगह रहने के लिए दी जा सके। साथ में ये अपना काम खुद करें, जैसे टॉयलेट खुद साफ करें, खाना खुद बनाए। तो गांधी जी अपना टॉयलेट खुद साफ करते थे, खाना खुद बनाए, और एक रहने की इन्हें जगह मिले। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो फायदा होगा कि हम तुरंत मोबिलाइज कर सकते हैं भीड़ को, दूसरा फायदा यह होगा कि इन लोगों को इतनी धूप में ले जा रहे हो आप प्रोटेस्ट करने, इनके परिवार का कौन ख्याल रखेगा अगर ये आपके प्रोटेस्ट में जाएंगे तो। इसलिए कंसेप्ट आया आश्रम का, कि हम एक आश्रम बनाएंगे जहां रहने खाने की व्यवस्था होगी, जहां जब भी गरीब आएगा तो 24 घंटे तो खाने को मिल जाएगा,
वो रह सकता है। एंड दैट्स वाई आश्रम, जिस तरह से आप डेरे देखते हैं उसी तरह से आश्रम। समझ में आया? तो गांधी जी स्टार्टेड आश्रम नोन एज टोलेस्टॉय फॉर्म, आल्सो नोन एज फिनिक्स फॉर्म। तो लिख लो। अभी इसके बारे में बताएंगे। ये है वो आश्रम पहला बनाया था। तो लिख लो इसमें, गांधी जी इंस्पायर बाय लियो टॉलस्टॉय, एक बहुत बड़े रशियन दार्शनिक हैं। दार्शनिक मतलब फिलोसफर, जिनका क्या नाम है? लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, क्या नाम है? लियो टॉलस्टॉय। बड़ी फेमस बुक लिखी थी लियो टॉलस्टॉय ने, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, लियो टॉलस्टॉय की उन्होंने ये बुक पढ़ी है। वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दिस रशियन फिलोसफर। गांधी जी सेट अप फिनिक्स फार्म, इसे टॉलस्टॉय फार्म भी कहते हैं, फिनिक्स फार्म। ही आल्सो स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर इन गुजराती एंड इंग्लिश नोन एज इंडियन ओपिनियन। अब आते हैं आगे। मार्च 1913 की बात है, मार्च 1913 की। एक और लॉ पास हुआ इस तरीके का केप टाउन के संसद से, और उस लॉ का कहना था कि जितनी भी इंडियन मैरिजेस हैं वो नलीफाई हो जाएंगी अगर वो नॉन क्रिश्चियन तरीके से हुई है। यानी अगर आप जितने भी हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उन सब को अपनी मैरिज जो है क्रिश्चियन एक्ट में रजिस्टर करानी पड़ेगी, अदरवाइज मैरिज विल बी डिक्लेयर नल एंड देयर सन्स एंड डॉटर विल बी डिक्लेयर एज बास्टर्ड, यानी वो इलीगल करार दे दिए जाएंगे। गांधी जी ने कहा यार ये क्या है, ठीक। इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करा, इसके अगेंस्ट भी जेल गए। मार्च 1913 की बात है। फाइनली ये लॉ भी रिपील कर दिया गया। चले तो इस लॉ को भी देखो, देख के आना मूवी। चलो नेक्स्ट आओ। तो नेक्स्ट लिख लो इस बात को। इन मार्च 1913 सुप्रीम कोर्ट इन केप टाउन nullify all Christian marriages and declare all Indian wives as mistress and their kids as illegal. Gandhi immediately demanded a change in law, and even many women volunteered to go to jail on their own initiative, spearheaded a passive resistance. spearheaded यानी आगे ले गई, a passive resistance। उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस मतलब सत्याग्रह, सत्य के आग्रह। अप्रैल 1913 की बात कर रहे हैं। एक और चीज हुई कि नटल से ट्रांसवर्स का एक एरिया है। कहां से? नटल देखेंगे, नटल एक जगह है, नटल मैं दिखा देता हूं आपको। ये नटल है, ये ट्रांसवाल है। जब नटल से, ये बोर्न स्टेट कहलाता था पहले, ठीक है। ये केप टाउन का एरिया है, केप ऑफ गुड होप का एरिया है। ये पापल स्टेट है, ऑरेंज फ्री स्टेट जिसे कहते हैं। ये एरिया है, आज पूरा साउथ अफ्रीका है और इसके प्रोविंसेस चेंज हो चुके हैं। तो ये जो नटल का एरिया, नटल का आज कौन, अब एक बात बताओ, काठियावाड़ कौन कह रहा है? गांधी जी काठियावाड़ के थे, पोरबंदर के। आज हम उसे काठियावाड़ कहते हैं। वो बस कुछ बुकों में, हिस्ट्री की बुक में रहा है काठियावाड़, ठीक है। नटल, नटल से ट्रांसवाल, इन्होंने कहा जो भी ट्रांसवाल जाएगा उसे एक फेरी टैक्स देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा, जो कि 3 यूरो का होगा, 3 ब्रिटिश पाउंड का, 3 ब्रिटिश पाउंड, 3 ब्रिटिश पाउंड का होगा। टोल टैक्स देगा तो ही वो नटल से ट्रांसफर ट्रेड करने जा सकता है। अब जहां इनकम यार 1 पैसे 2 पैसे है, वहां पर आप 3 ब्रिटिश पाउंड उससे टोल टैक्स मांग रहे हो, तो वो कहां दे सकता है? और इंडियन तो छोटा ट्रेडर तो दे ही नहीं सकता है।
तो गांधी जी ने ये जब इमिग्रेशन बिल देखा, और एक जनरल स्मुट थे, कौन थे? जनरल स्मुट, उन्होंने इमिग्रेशन बिल पास किया था। जब ये देखा उन्होंने, तो गांधी जी ने अगेन एक पैसिव रेजिस्टेंस किया, और पैसिव रेजिस्टेंस और मैरिज इश्यू जो पहले चल रहा है, इन दोनों के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करा। गांधी जी कुछ दिन जेल में रहे, फिर कुछ दिनों बाद जब चीजें ठीक हुई तो गवर्नमेंट ने ये दोनों बिल वापस ले लिया और गांधी जी को जेल से रिलीज कर दिया। तो लिख लो इस बात को, गांधी जी पहले से लिख लो, साउथ अफ्रीकन यूनियन पीएम जनरल स्मुथ इंट्रोड्यूस इवन हार्शर इमिग्रेशन बिल, प्राइम मिनिस्टर, साउथ अफ्रीकन यूनियन प्राइम मिनिस्टर जनरल स्मुथ इंट्रोड्यूस हार्शर इमिग्रेशन बिल which include 3 British pound poll tax. Gandhi ji demand both poll tax and marriage act to be repealed. And Gandhi ji started a march from Natal to Transvaal. Gandhi ji started a march from Natal to Transvaal, which is known as Transvaal मार्च। दांडी मार्च से पहले भी एक मार्च हुआ है, क्या नाम है उसका? कोई पूछ सकता है ट्रांसवाल मार्च, बता दोगे? ट्रांसवाल फ्रॉम नटल टू ट्रांसवाल, कोई पूछ ले तो बता देना इसे।